प्यारे विद्यार्थियों, पिछली 2 क्लास में हम लोगों ने भारत में यूरोपियों के आगमन के विषय में पढ़ा और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे किस तरीके से अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में लड़ रहे थे और बात करेंगे कर्नाटक युद्धों की। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर शुरू करते हैं। यहाँ पर आप इन तीनों चीजों को एक साथ देख रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन आगे अभी हम लोग डिटेल में सबके बारे में पढ़ेंगे कि कब हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध, क्या थे कारण और क्या हुआ उनका परिणाम। ऐसे ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध, उनके कारण और उनके परिणामों की चर्चा करेंगे और फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध और उसके परिणाम के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध से। 1740 में शुरू हुए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का भारत में विस्तार प्रथम कर्नाटक युद्ध में देखा जाता है। इस युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन बॉर्नेट के नेतृत्व में ब्रिटिश नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों पर अधिकार कर लेना था। इस समय पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हुआ करता था। यहां पर आप डुप्ले को देख रहे हैं। और मद्रास का ब्रिटिश गवर्नर मोर्स था। 1746 में फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्डोने की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके पश्चात ब्रिटिश गवर्नर मोर्से ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी दौरान सेंट टोमे नामक युद्ध, यह अडयार नदी के तट पर स्थित था। यहां पर कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के नेतृत्व में भारतीय सेना के मध्य युद्ध यह लड़ा गया था। यह युद्ध फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास को विजित कर लेने के कारण हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी सेना पुनः विजयी रही थी। मद्रास को विजित करने तथा नवाब की सेना को परास्त करने के पश्चात फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी थी। यहां पर आप इस युद्ध को देख रहे हैं। इसी पश्चात डुप्ले ने अंग्रेजों की एक बस्ती फोर्ट सेंट डेविड को विजित करने का प्रयास किया। फोर्ट सेंट डेविड को विजित करने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। वहीं दूसरी तरफ इसी दौरान अंग्रेजों ने पौंडीचेरी का घेरा डाला, किंतु वह भी सफल नहीं हो सके। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति 1748 में अक्साला शैपल की संधि, यहां पर आप इसको देख रहे हैं चित्र को, की संधि से हुई, जिससे भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। इसी दौरान मद्रास पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। इस प्रकार इस युद्ध में दोनों दल ब्रिटिश और फ्रांसीसी बराबरी पर रहे, किंतु युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरी को उजागर कर दिया था। फलतः फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने भारत में साम्राज्य विस्तार का निर्णय लिया। डुप्ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, डुप्ले ने अपनी असाधारण क्षमता और राजनीतिक चातुर्य का प्रदर्शन किया। इस स्थल पर फ्रांसीसी सर्वश्रेष्ठ रहे, जबकि अंग्रेजों को अब नौसेना का महत्व पता चल चुका था। अब बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों के कारण कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है। 1748 में हैदराबाद, जिसे डेक्कन भी कहा जाता है, असफ जाह की मृत्यु के बाद नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के मध्य कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उनके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। मुजफ्फर जंग चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना 1749 ईस्वी में अंबुर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन को परास्त करके मार देते हैं। इसके पश्चात 1750 में नासिर जंग भी एक संघर्ष में मारा जाता है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना की जीत ने मुजफ्फर जंग को डेक्कन की सूबेदारी दिला दी थी तथा चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। डुप्ले इस समय अपनी राजनीतिक शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था।
फ्रांस शक्ति के पतन का दौर भी इसी युद्ध के साथ शुरू हो चुका था। 1751 में क्लाइव ने ऑरकॉट को जीत लिया तथा 1752 में स्ट्रिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजों ने त्रिचनापल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। त्रिचनापल्ली में फ्रांसीसियों की हार से फ्रांस तथा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को अपूरणीय क्षति होती है। इसी दौरान चंदा साहिब की हत्या कर दी जाती है और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया तथा 1754 ईस्वी में गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। गोडुवे दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था जिससे भारत में आते ही अंग्रेजों से समझौते के लिए वार्ताएं शुरू हो गईं। अंततः 1755 में पौंडीचेरी की संधि के साथ इस युद्ध पर विराम लगता है। युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा। ऐसे में इस संधि के प्रावधानों के अनुसार दोनों विदेशी शक्तियों ने निर्धारित किया कि भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन शीघ्र ही 1756 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 7 वर्ष युद्ध शुरू होता है और पौंडीचेरी की संधि अप्रासंगिक हो जाती है। निष्कर्षतः इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की स्थिति को सुदृढ़ किया और फ्रांसीसी शक्ति को कमजोर किया। दोस्तों, अब बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध की। 1756 में यूरोप के ऑस्ट्रिया और प्रशा, जिसे जर्मनी भी कहते हैं, के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में देखा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड ने प्रशा को अपना समर्थन दिया था। इसी दौरान इंग्लैंड ने क्लाइव के नेतृत्व में 1757 में प्लासी की लड़ाई में बंगाल को जीत लिया था तथा फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1758 में काउंट लाली ने फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया। इसके पश्चात लाली ने मद्रास को घेर लिया तथा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बुस्सी को हैदराबाद से बुला लिया। बुस्सी को बुलाना लाली की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। फलतः 1760 में अंग्रेज सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वॉन्डी वॉश का युद्ध होता है जिसमें फ्रांस को परास्त कर दिया जाता है। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को बंदी बना लिया जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 में पेरिस की संधि के साथ संपन्न होता है और भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो जाता है। पौंडीचेरी, चंद्रनगर आदि प्रदेश वापस से फ्रांस को लौटा दिए जाते हैं, किंतु फ्रांसीसियों को भारत में सेना रखने से मना कर दिया जाता है। इस प्रकार फ्रांसीसी की हार भारत में ब्रिटिश गुलामी के नए मार्ग खोलता है। हम इस युद्ध के दौरान यह कह सकते हैं कि भारत अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य औपनिवेशिक झगड़े का विभिन्न युद्ध स्थल था, जहां पर निश्चित रूप में अंग्रेज भाग्यशाली और सफल सिद्ध साबित होते हैं। विद्यार्थियों, कई बार जो है आप लोगों से रिटन पेपर में फ्रांसीसियों के पराजय के कारण भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्रांसीसियों के पराजय के मुख्य कारण क्या थे। अगर आप यहां पर देखेंगे तो फ्रांसीसियों के पराजय के मुख्य कारण कि फ्रांसीसियों का यूरोप की राजनीति में उलझना, कंपनियों के स्वरूप में असमानता, दोषपूर्ण शासन प्रणाली, कमजोर नौसैनिक शक्ति। अब यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे कि कैसे डिटेलिंग में आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, इसको समझते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वह है फ्रांसीसियों का यूरोप की राजनीति में उलझना। फ्रांसीसी सम्राटों की यूरोपीय महत्वाकांक्षाओं के कारण फ्रांस यूरोप की राजनीति में ही उलझा रह गया। यूरोप में विस्तार की आकांक्षा फ्रांस का यूरोप के बाहर विस्तार सीमित कर दिया। हर कोई चाहता था कि वह यूरोप को कैप्चर कर ले, इस वजह से दिक्कतें बढ़ती चली गई थी। अब बात करते हैं कंपनियों के स्वरूप में असमानता क्या थी वहां पे।
देखिए, फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस सरकार का एक सरकारी विभाग था। ये सरकार के माध्यम से कंट्रोल हुआ करता था। इस कंपनी के सरकार द्वारा डायरेक्टर सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे और लाभांश है वह सरकार द्वारा प्रत्याभूत किए जाते थे। फ्रांसीसी कंपनी की उदारता के कारण 1725 से 1765 के मध्य एक भी बैठक नहीं हुई, जिस वजह से कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब होती चली गई। ऐसे में फ्रांसीसी कंपनी डुप्ले की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं तथा भारतीय साम्राज्य को विजित करने वाले युद्धों में धन की पूर्ति नहीं कर सका। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी कंपनी एक निजी स्वामित्व के आधार पर काम करती थी। कंपनी का प्रबंधकीय गतिविधियों में कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था। इसीलिए कंपनी व्यापार पर अधिक ध्यान देती थी। फलतः कंपनी की जो वित्तीय स्थिति जो है वह अच्छी थी। ब्रिटिश कंपनी अपने युद्धों के लिए अधिकतर अपना धन स्वयं अर्जित कर लेती थी। फ्रांसीसियों की अपेक्षा अंग्रेजों ने 1736 से 1756 के बीच में लगभग 2.5 गुना अधिक व्यापार किया। युद्ध की स्थिति में ब्रिटिश कंपनी व्यापार पर अधिक ध्यान केंद्रित करती थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली गई। आगे आप देखेंगे दोषपूर्ण शासन प्रणाली। फ्रांसीसी सरकार स्वेच्छाचारी थी। सम्राट के व्यक्तित्व पर वह निर्भर किया करती थी। अगर हम लुई 14वें की बात करें, जो 1648 से 1715 तक राजा रहा, उसके काल में फ्रांस में प्रशासनिक कमजोरियां प्रकट होने लगी थी और लुई 15 को भ्रांतिपूर्ण नीतियों ने फ्रांस की स्थिति को और भी खराब और दोषपूर्ण बना दिया था। अब बात करते हैं कमजोर नौसैनिक शक्ति की। अगर हम कर्नाटक के तीनों युद्धों की बात करें तो नौसेना का नेवी का यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था। ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति के संदर्भ में कहा जाता था कि यदि शेष कारण नहीं भी होते तब भी ब्रिटिश नौसेना की शक्ति फ्रांसीसियों को परास्त करने के लिए पर्याप्त थी। अब बात करते हैं अंग्रेजों के बंगाल विजय की। अंग्रेजों के बंगाल विजय ने ब्रिटिश कंपनी को अपार धन शक्ति स्रोत प्रदान किया। वहीं डेक्कन इतना पावरफुल नहीं था, डुप्ले और लाली की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा कर पाता। इसी संदर्भ में मैरियट ने एक बात कही थी कि डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया, जबकि क्लाइव ने यही चाबी बंगाल में खोज ली थी। अब बात करते हैं राजनीतिक नेतृत्व को। इसको दो सेगमेंट में हम लोग देखेंगे। पहला देख लेते हैं डुप्ले के संदर्भ में। डुप्ले एक उत्तम नेतृत्वकर्ता होते हुए भी फ्रांसीसियों के हार का भी उत्तरदायी था। डुप्ले राजनीतिक षड्यंत्रों में इतना उलझ गया कि फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार तथा वित्तीय पक्ष, अगर हम बात करें ट्रेड की और इकोनॉमी की, तो यहाँ पर वह किसी खास काम को करते दिखाई नहीं दिया। वहीं पर डुप्ले के बाद जितने लोग आए वह कूटनीतिक सूझबूझ में अयोग्य थे। फ्रांसीसियों के अनुकूल जिस वातावरण का निर्माण डुप्ले ने किया था, उसे उसके ही देश के अयोग्य उत्तराधिकारियों ने खत्म कर दिया था। फ्रांसीसी सरकार ने 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया, जो कि एक ब्लंडर साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ काउंट लैली की अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों ने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति का पतन कर दिया। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत में फ्रांसीसी शक्ति के असफल होने के पीछे आर्थिक, इकोनॉमिक, राजनीतिक, पॉलिटिक और सामरिक तीनों ही कारण विद्यमान थे। वहीं पर ब्रिटेन इन तीनों चीजों में एकदम पावरफुल साबित हुआ, जिस वजह से वह भारत को जीत पाए। विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में ब्रिटेन के विजय की। किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को जीता और क्या कारण थे उसके। ऐसे में जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिस की पाठशाला। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।